Good morning, student. Today we are discussing about a very important topic, body fluid and circulation. ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है. चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. अब इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका अगर हम बात करते हैं क्या कि सर्कुलेट मतलब क्या, एक वर्ड आया इसमें, एक सर्कुलेट. सर्कुलेट का मतलब क्या होता है कि मतलब मूव कराना. मतलब अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्या ब्लड, लिम्फ या फिर जो भी बॉडी फ्लूइड है उसको मूव कराने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी कि द सिस्टम दैट सर्कुलेट blood and lymph. Blood and lymph through the body called circulatory system. अगर हम इसकी बात करते हैं, किसी से कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ या कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड और एक लास्ट कंपोनेंट है लिम्फ. ये इसके कंपोनेंट है किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के. अब इसमें अगर हम बात करते हैं, इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होंगे. देखो, इसके फंक्शन में आएगा जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि वाइटामिन्स हुआ, डाइजेस्टेड फूड है, उसको मूव कराने में हेल्प करेगा. ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं. एकदम सिंपल सा है, बोर्ड में पूछा जा सकता है. पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, सेकंड, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज. ठीक है, और इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस के भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा. सिंपल शॉर्टकट लिख देता हूं, रेस्पिरेटरी गैसेस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. तो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी होती हैं, O2 एंड CO2. हॉर्मोन्स को सर्कुलेट कराता है. हॉर्मोन्स को सर्कुलेट कराएगा. कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलिटीज होते हैं, मतलब कि जो जैसे कि इनिशियल प्रोडक्ट है और फाइनल, इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा.
हीट को, बॉडी हीट को कंट्रोल करेगा, वाटर को सर्कुलेट कराता है। हीट, वाटर, तो ये इसके बेसिकली इसको फंक्शंस बहुत सारे हैं, हमने इतने डिस्कस किए। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, इसके एकदम सिंपल सी बात है, हम इसके ब्लड वेसल्स, फिर ब्लड के पास जाएंगे, फिर उसके बाद हार्ट की इंटरनल एक्सटर्नल सब स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या वैस्कुलर सिस्टम। अभी बताया मैंने कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, components of blood vascular system। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, इसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। तीन मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, और दूसरा थर्ड होगा हमारा ब्लड। ये तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे वैस्कुलर सिस्टम के। अब इसमें हमें एक एक कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे। अगर ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स, ये भी तीन हो जाएंगी। पहला कौन सा होगा, आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स। ये तीन कंपोनेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, मतलब तीन होती हैं। मैंने इसके जो इसका सीक्वेंस होता है कि जैसे कि इसमें आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करेगा। आर्टरी डिवाइड होती है जैसे कि आर्ट्रियोल, मेटा आर्ट्रियोल, प्री कैपिलरी, कैपिलरीज में कैपिलरी से गैसेस एक्सचेंज हुआ, उसके बाद वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमने उसी के ऑर्डर में हमने इसको लिखा है। ठीक है, और इसी के हम अगर बात करते हैं सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एक सबसे छोटा कंपोनेंट है इसमें ब्लड वेसल्स, उसको मैं डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद ब्लड और लास्ट में हार्ट पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, तो अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन लेयर होती हैं। मतलब ब्लड वेसल्स कोई सी भी हो, आर्टरी हो, कैपिलरी हो या वेन्स हो, तो उसकी तीन लेयर होती हैं, कवरिंग होती है। जैसे सबसे इनरमोस्ट की बात करते हैं तो इनरमोस्ट कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज द ट्यूनिका इंटरना। मिडिल लेयर की बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहर की बात करते हैं तो ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब हम इन तीनों के बारे में देखेंगे, उसके बाद डायग्राम, देन ब्लड देखेंगे। तो ब्लड वेसल्स में तीन लेयर, इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स की मतलब एनाटॉमी क्या है इसकी। ठीक है, थ्री लेयर है, ट्यूनिका, इंटरना। ट्यूनिका इंटरना जो होती है ये इनरमोस्ट लेयर होती है, लिख देता हूं मैं, इनरमोस्ट।
देखो ट्यूनिका का मतलब होता है कवरिंग, ये ठीक है, और इंटरना का मतलब इनर मोस्ट। अब सेकंड लेयर आती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया ये जो होती है ये मिडिल लेयर होती है या मिडिल कवरिंग होती है। ये होगी हमारी मिडल कॉट। ये मिडिल लेयर है। और सबसे बाहर की ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटर मोस्ट है। अब हम वन बाय वन इसको हम देखेंगे कि कहाँ पे कितना है। सबसे पहले मैं आपको ट्यूनिका इंटरना के बारे में बताऊंगा। तो नोट करिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ट्यूनिका इंटरना के बारे में ट्यूनिका इंटरना, इसमें क्या होती हैं, दो लेयर होती हैं। सबसे इनर मोस्ट की बात करते हैं तो एंडोथेलियम होगा और उसके बाहर की तरफ बात करते हैं तो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। तो ट्यूनिका इंटरना की दो लेयर हैं। कौन कौन सी लेयर आएगी हमारी? सबसे पहला है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम और इलास्टिक मेम्ब्रेन सेकेंड। इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेना भी बोल देते हैं कई बार। तो सबसे पहले अगर हम एंडोथेलियम की बात करते हैं, ये इनर लाइनिंग ऑफ फ्लैटेड एंडोथेलियल सेल किसकी बनी होती है? ये इनर लाइनिंग जो होगी इसकी एंडोथेलियल सेल की बनी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये जो लेयर है ये सबसे ज़्यादा डेवलप होती है आर्टरी के अंदर। लिखेंगे इनर लाइनिंग inner lining of flattened endothelial cell inner lining of endothelial cells। अब इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोथेलियल किसमें ज़्यादा डेवलप होती है? मोर डेवलप इन आर्टरी, मोर डेवलप इन आर्टरी। दूसरी है इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये आउटर लेयर है फॉर्म्ड ऑफ येलो फाइब्रस टिश्यू। मतलब ये येलो फाइब्रस इलास्टिन मेम्ब्रेन है, सीधी सी बात है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएगी। मतलब कि जो इसमें पावर होती है कि अपने आप को होल्ड करने की, कितना उसमें वियर एंड टियर को वो प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को, इसलिए। तो सबसे पहली बात यानी कि इसके बाहर की तरफ मिलेगा ये इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो लिखेंगे क्या? आउटर लेयर made up of yellow fibrous tissue। येलो फाइब्रस टिश्यू
इलास्टिन प्रोटीन है डेफिनेटली। हमें पढ़ा होगा आपने एनाटॉमी में, जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कि कौन सा यहाँ पर कि जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कोलेजन होता है और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये येलो फाइब्रस से बना हुआ है, इलास्टिन प्रोटीन है डेफिनेटली, तो इसको याद रखना, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। और ये भी किस में होगा, मोर डेवलप इन आर्टरी, बस इतना याद रखना। और एक सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि ट्यूनिका इंटरना मोर डेवलप इन आर्टरी, सिंपल लिख देता हूं मैं, मोर डेवलप इन ये जो है अंदर की बात, ये बेसिकली जैसे कि एम्स हुआ आपका, उसमें पूछा जा सकता है, अदरवाइज नीट के लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन बनता है कि विच लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स मोर डेवलप इन आर्टरी, तो ट्यूनिका इंटरना होती है। ट्यूनिका इंटरना बेसिकली आर्टरी में ज़्यादा डेवलप है, ऐसा नहीं है कि एक्सटर्ना डेवलप नहीं है, मीडिया नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं ट्यूनिका इंटरना के बारे में ही बोला गया है कि ट्यूनिका इंटरना मोर डेवलप इन, ऑप्शन बनेगा जैसे कि आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स, तो इसमें आपको ऑप्शन देना होगा आर्टरी, ट्यूनिका इंटरना मोर डेवलप इन आर्टरी। अब हम बात करते हैं ट्यूनिका मीडिया के बारे में। तो ट्यूनिका मीडिया जो होते हैं मिडिल लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो बनी होती है ट्यूनिका मीडिया, ये स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है और इसमें भी क्या होता है, इलास्टिक फाइबर होते हैं और मोर डेवलप इन आर्टरी। ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, मसल फाइबर्स, और इसमें भी इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मोर डेवलप इन आर्टरी, याद रखना इस चीज को। मोर डेवलप इन आर्टरी। अब आता है लास्ट हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। और अगर इसके हम बात करते हैं किससे बनी होती है, तो ये बेसिकली जो बनी होती है वो कोलेजन यानी कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो लेयर है लेस डेवलप इन आर्टरी, याद रखना है। लिख देता हूं, आउटर मोस्ट लेयर हमने लिख दिया है फॉर्म्ड ऑफ या मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू और लेस डेवलप इन आर्टरी। तो डेफिनेटली ज्यादा किस में डेवलप होगी, वेन में। ठीक है, तो ये हमने अभी ब्लड वेसल्स के बारे में देखा कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये इसकी हिस्टोलॉजी क्या बोलती है। आगे समझ में, तो देखो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, यानी कि टिश्यू कौन कौन से प्रेजेंट हैं। बेसिकली अगर हमने देखा होगा यहाँ पर कोलेजन यानी कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट हैं, और जो एंडोथीलियम है इसकी इनर लाइनिंग पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब कि जहाँ पर ब्लड उनकी जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल कम होती है, क्यों कि जिससे आगे क्या हो,
कि वो अगर हम बेसिकली क्या होता है कि जो भी टिश्यू कहीं पर प्रेजेंट हो तो उसका एक पर्पस होता है कि वहाँ पर वो टिश्यू क्यों प्रेजेंट है। वो इसलिए प्रेजेंट होता है, देखो ब्लड वेसल्स के अंदर, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड है और वो क्या लेके जा रहा है, फूड है, न्यूट्रिएंट्स, O2 है, यानी कि जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई कर रहा है। अगर इसकी जो सेल हैं यहाँ पर वो एक्टिव हो जाएंगी तो क्या होगा कि जो भी ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है तो वो न्यूट्रिएंट्स ये ब्लड वेसल्स खुद यूज़ कर लेगी। जब खुद यूज़ कर लेगी तो जो अदर बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक इनकी सप्लाई लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है तो वो मेडअप होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्यों? उनकी बहुत ही कम इंटरसेलुलर एक्टिविटी होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक बनता है कि जब ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रही हैं पूरी बॉडी में, खुद यहाँ पर यूज़ कर नहीं सकती, तो न्यूट्रिएंट्स जो है मतलब जो ब्लड वेसल्स का न्यूट्रिशन वो कहाँ से आता है? तो जो ब्लड वेसल्स हैं उनका न्यूट्रिशन के लिए एक अलग से सिस्टम होता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स जो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ब्लड वेसल्स को, तो उस सिस्टम का नाम होता है वासा वेरोसम। वासा वेरोसम सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू ब्लड वेसल्स, वासा वेरोसम, याद रखना वासा वेरोसम। वासा वेरोसम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव दिनेश में, एलन वगैरह के मॉड्यूल में भी है। तो वासा वेरोसम क्या होता है कि ये सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू ब्लड वेसल्स। अब मैं आपको इसका सीक्वेंस बता देता हूं ब्लड वेसल्स का किस तरीके से होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। किस सीक्वेंस में ये काम करती हैं, इनका डायमीटर क्या होता है वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। देखो सबसे पहले आर्टरी, आर्टरी में बेसिकली क्या होगा, उसका डायमीटर 500 माइक्रोन है। आर्टरी डिवाइड हो जाती है किसमें, आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल में इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेट 120 माइक्रोन मीटर। आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाता है मेटा आर्ट्रियोल में। मेटा आर्ट्रियोल डायमीटर अप्रोक्सीमेट 70 माइक्रोन मीटर। मेटा आर्ट्रियोल जो है वो डिवाइड हो जाता है प्री कैपिलरी में। प्री कैपिलरी में इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेट 40। प्री कैपिलरी डिवाइड हो जाती हैं किसमें, एट्रियल कैपिलरी या कैपिलरीज में। डायमीटर अप्रोक्सीमेट 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, कम होता गया। इसके बाद गैसियस एक्सचेंज हुआ यहाँ पर। गैसियस एक्सचेंज के बाद ये जो कैपिलरीज हैं, आर्ट्रियल कैपिलरीज, ये आपस में ज्वाइंट होकर बनाएंगी वीनस कैपिलरीज। मतलब अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, वीनस। इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेट 30 माइक्रोमीटर। वेनस कैपिलरीज आपस में कंबाइन होकर बनाती हैं वैन्यूल। वेनस कैपिलरी क्या बनाएंगी, वैन्यूल। डायमीटर अप्रोक्सीमेट 150 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस सीक्वेंस में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डिवाइड होती हैं। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके का इमेज आएगा। जैसे हमारी
आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाएगा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, मेटा आर्ट्रियोल। मेटा आर्ट्रियोल किस में डिवाइड हो जाएगा? प्री कैपिलरी में। प्री कैपिलरी, आर्ट्रियल कैपिलरी या कैपिलरीज में, तो कुछ इस तरीके का नेटवर्क बन जाएगा। कैपिलरी, फिर ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे इधर, वेनस कैपिलरी, और फाइनली वेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके का ये सीक्वेंस चलता रहता है आगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि आगे हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड एक्चुअली क्या होता है, क्या कॉम्पोजिशन होता है। ये हमारा एकदम बेसिक चीज़ था, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए। अगर हम इसके टीएस की बात कर देते हैं, कई बार बोलते हैं कि टीएस नहीं बनाया हमने इसका, तो टीएस इस तरीके का बन जाता है। ये हमारी आर्टरी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, और सबसे ये एंडोथीलियम। एंडोथेलियम, बस इतना ध्यान रखना कि जो आर्टरी है, आर्टरी में ट्यूनिका एक्सटर्ना को लेस डेवलप बताना। ये ट्यूनिका मीडिया और ये ट्यूनिका और अगर मैं वेन्स की बात करता हूं तो वेन्स हमारी कुछ इस तरीके की आ जाएंगी। ल्यूमन भी वाइड होता है इसका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, बीच में ल्यूमन है। तो ऐसा कुछ टीएस हो जाएगा वेन्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर ब्लड क्या होता है, नोट कीजिए। ब्लड, ब्लड सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बचपन से इस क्वेश्चन को पढ़ते आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड, कि ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं। तो हमें पता है ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, जो बेसिकली हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस पढ़े, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर ब्लड। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड का, इसको हम रिवर ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं, इसको सॉफ्टेस्ट या सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है और कनेक्टिव टिश्यू है। बेसिकली इस पार्ट को यहाँ पे स्किप करके कहाँ पर, इसको हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा देते हैं, कोई नहीं, यहीं पे हम देख लेते हैं इसको, ब्लड को। तो ये सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, रिवर ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं इसको। अगर हम इसके पीएच की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पीएच ऑफ ब्लड 7.4, कितना होता है 7.4। अगर हम बात करते हैं ये परसेंटेज बॉडी वेट, तो इसका जो परसेंटेज बॉडी वेट होता है हमारे बॉडी वेट का, मिनिमम 6% और मैक्सिमम 10% होना चाहिए, जो कि नॉर्मल रेंज में आएगा। ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करता हूँ 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, ठीक है।
तो मतलब कितना होता है ये 6 to 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये एक्चुअल में है, मतलब कि मिनिमम 6 मैक्सिमम 10, एवरेज क्या आता है 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट ब्लड होता है हमारा। अब हमने ये तो बोल दिया 7 to 8% बॉडी वेट है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि हम पढ़ते हुए आए हैं कि अप्रोक्सीमेट 5 या फिर 6 इतना लीटर, यानी कि एक मैं रेंज अगर मैं बात करता हूँ तो ये 6 to 8 लीटर तक बॉडी में जो है हमारा ब्लड हो सकता है। अगर 10% है, अगर लेट सपोज 10% है किसी में जो ब्लड है बॉडी वेट का, तो डेफिनेटली वो 5 से तो ज़्यादा ही होना है। तो 6 to वॉल्यूम 6 to 8 लीटर, एवरेज 5 to 7, ये आता है एवरेज। अब इसके मैं कंपोनेंट की बात करूंगा ब्लड के, कि ब्लड के जो कंपोनेंट है बेसिकली मेजर कंपोनेंट 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा, सेकंड वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। अब देखो इसको इरेज कर रहा हूं मैं थोड़ा, ये ब्लड, दो कंपोनेंट, सबसे पहला प्लाज्मा और सेकंड वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब अगर हम बात करते हैं क्या इसमें प्लाज्मा जो होता है ये अप्रोक्सीमेट 55% ऑफ टोटल ब्लड प्लाज्मा होता है। कितना 55%। तो डेफिनेटली फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट हुआ 45%, यानी कि प्लाज्मा को लिख देंगे हम 55% ऑफ टोटल ब्लड क्या होता है प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% ऑफ टोटल ब्लड। अब अगर मैं प्लाज्मा की भी बात करता हूं तो प्लाज्मा के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा, प्लाज्मा में 90 से 92% तक जो होता है वो वाटर होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, यही पीएमटी क्वेश्चन आ गया, यानी कि वाटर जो है वो 90 से 92% वो वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन। ये प्लाज्मा का कंपोनेंट है। और अगर मैं इसमें प्रोटीन की भी बात करता हूं तो प्रोटीन भी 3 मेजर प्रोटीन होते हैं, और वो 3 मेजर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, तो प्रोटीन कौन कौन से होंगे, एल्बुमिन, एल्बुमिन ये अप्रोक्सीमेट 4% होता है। कभी पूछा नहीं गया, मेजर प्रोटीन है एल्बुमिन। इसका फंक्शन होता है इट कंट्रोल ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, आयंस हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है एल्बुमिन प्रोटीन, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा। दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन है,
ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है, ग्लोबुलिन ये अप्रोक्सीमेट 2.5% जो भी प्रोटीन है उसका 2.5% ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ये हेल्प करता है बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में। जैसे कि आप 12th में देखेंगे क्या कि ग्लोबुलिन प्रोटीन, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये जितनी भी, अगर मैं प्लाज्मा प्रोटीन की बात करता हूँ, ये जो फॉर्म्ड होती हैं वो लीवर के अंदर होती हैं। ध्यान रखना, फॉर्म्ड बाय लीवर फॉर्म करेगा इसको। तो किस में हेल्प कर रहा है ग्लोबुलिन? बॉडी डिफेंस। इसमें हेल्प कर रहा है बॉडी डिफेंस में। और लास्ट प्रोटीन होता है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ये बहुत ही कम परसेंट में होती है। ये अगर मैं बात करता हूँ अप्रोक्सीमेट बचा कितना हमारा 0.3% तक इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और ये हेल्प करती है ब्लड कोगुलेशन में, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, प्लाज्मा के अंदर अप्रोक्सीमेट 0.1 से 1% तक बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, उसका कंपोजिशन होता है कितना, यानी कि लिख देता हूं मैं 0.1 to 1% प्रेजेंट होता है क्या, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट यानी कौन कौन सा, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, आयरन एंड मैग्नीज, ठीक है। ये इनका कंपोजिशन बहुत ही माइनर होता है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। मतलब अगर हम ब्लड में से फिब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर देंगे जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सीरम। यानी कि ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। ये आपका जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो जहां पर प्लाज्मा कंपोनेंट है उसकी लास्ट लाइन का लास्ट पैराग्राफ यही है कि ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्म्ड एलिमेंट में बेसिकली, इसको नोट डाउन कीजिए, फॉर्म्ड एलिमेंट को डिटेल में देखेंगे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट बेसिकली अभी मैंने भी आपको बताया वो 45% होते हैं। जो भी हमारी बॉडी में टोटल ब्लड है उसका 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट बताया था 45% ऑफ टोटल ब्लड। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट आएंगे।
पहले तो एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट दैट इज द डब्ल्यूबीसी, एंड थ्रोम्बोसाइट जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो मतलब एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इसको हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब देखो एरिथ्रोसाइट का तो हमें पता है, इनको हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ा देते हैं। डिटेल में देखेंगे हम इसको, एरिथ्रोसाइट को, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना कि जो एरिथ्रोसाइट है यानी कि आरबीसी, इसको मैंने रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोला, इसको वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, और ये थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो सेल है, ठीक है, सेल से ही मॉडिफाइड हुआ, लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं वो सेल नहीं होती हैं, वो सेल फ्रेगमेंट हैं। सेल फ्रेगमेंट जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एरिथ्रोसाइट के बारे में बता रहा हूँ। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स तो हमने बोल दिया। देखो इसकी शेप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शेप से क्वेश्चन पूछे जाने के बाद पूछा जाता है कि इनका काउंट, नॉर्मल काउंट कितना होता है, मेल में कितना है, फीमेल में कितना है। बहुत इजी पार्ट है, बस थोड़ा सा डाटा हमें याद रखना है। अर्थ यानी कि शेप ऑफ आरबीसी, शेप ऑफ आरबीसी। तो देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा एक्सेप्ट मैमल, मैमल को छोड़कर शेप ऑफ आरबीसी किस तरीके का होगा और मैमल्स में कैसा होगा। यानी कि शेप ऑफ आरबीसी सबसे पहला एक्सेप्ट मैमल, एक्सेप्ट ऑफ मैमल। तो एक्सेप्ट मैमल्स क्या क्या होगा, शेप ऑफ आरबीसी ओवल, याद रखना ओवल, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लिएटेड। तो मतलब मैमल को छोड़कर शेप ऑफ आरबीसी, यानी कि मैमल को छोड़ दिया मैंने, कौन कौन सा बचा हमारा, एव्स बचा, पेसिस बचा और रेप्टाइल्स बचा, ठीक है। तो उसके अंदर ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है। और मैं मैमल्स की बात करता हूं, इन मैमल्स एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, इनको छोड़कर क्या क्या होती है शेप ऑफ आरबीसी, सर्कुलर, यहां पर देखो ओवल की जगह आया सर्कुलर, बाय कॉन्वेक्स की जगह आएगा बाय कॉनकेव,
बाइकनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब क्या हुआ कि देखो एरिथ्रोसाइट की जो शेप होती है वो मैमल को छोड़कर जो होगा ओवल, बाइकन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड, इधर सर्कुलर, बाइकनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ध्यान रखना बाइकनकेव इसलिए होती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सके, इसलिए इसमें बाइकनकेव है क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ कि एक आरबीसी के पे कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो ध्यान रखना एक आरबीसी के अंदर अप्रोक्सीमेट 250 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कितने? 250 से लेकर 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराएगा। और क्या होता है मतलब एक रफली ऐसी मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको कि जो एक आरबीसी है अपने लाइफ स्पैन में 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है, भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये अपने लाइफ स्पैन में अप्रोक्सीमेट 2 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है अपने पूरे लाइफ स्पैन में 120 डेज में। कितना? 2 बिलियन। अब मैं इसके काउंट की बात करता हूँ, नॉर्मल काउंट कितना होता है। तो इसका देखो मोस्ट अबेंडेंट ब्लड कार्पसल्स होती हैं, इनका जो नंबर काउंट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है। तो नॉर्मल काउंट की बात कर लेते हैं इसका। नॉर्मल आरबीसी काउंट, नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एन अडल्ट ह्यूमन मेल, मैं मेल और फीमेल दोनों की बताऊंगा। इन अडल्ट ह्यूमन मेल तो वो होता है अप्रोक्सीमेट 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, यानी कि मिलीमीटर। और अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 5 से 5.5 इंटू 10⁻12 पर लीटर ऑफ ब्लड। ये मेल के अंदर है। फीमेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सेम है, वो उनके अंदर 4.5 से 5.0 रहेगा इन फीमेल। फीमेल के अंदर कितना काउंट होगा? 4.5 टू 5.0 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये फीमेल का आरबीसी काउंट होता है। और अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करूं कि कौन विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू काउंट द आरबीसी, तो उसको बोलते हैं हम लोग हीमोसाइटोमीटर। अगर यूज लिखना चाहते हैं तो लिखना, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड कौन सा होता है? हेमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। तो ध्यान रखना इसमें, अब मैं डिजीज बता देता हूँ।
अगर आरबीसी काउंट कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एनीमिया, और अगर आरबीसी काउंट बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो एनीमिया का तो हमें पता है, लिख देते हैं दो केस। इफ आरबीसी काउंट इंक्रीज तो बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। और इफ आरबीसी काउंट डिक्रीज उसको बोलते हैं हम लोग एनीमिया। एनीमिया। अगर मैं कलर की बात करता हूं, अब इसका जो कलर ऑफ आरबीसी है, ये हमने पढ़ा है कि बेसिकली ये रेड कलर की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। लेकिन अगर मैं एक सिंगल आरबीसी को देखूंगा तो वो येलो कलर की दिखाई देती है। मतलब अगर मैं सिंगल आरबीसी का कलर देखना चाहूँगा तो वो येलो कलर होगा, लेकिन जब हम उसको बल्क में देखते हैं तो वो होता है रेड कलर। कलर लिखेंगे इट्स appear red due to presence of iron containing pigment hemoglobin in their cytoplasm। इन देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब जो आरबीसी रेड कलर की दिखाई देती है, क्यों दिखाई देगी? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और कलर ऑफ सिंगल आरबीसी, कलर ऑफ सिंगल आरबीसी तो वो होता है येलो। याद रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कलर ऑफ सिंगल आरबीसी येलो। अब हमने इसका कलर देख लिया, और इसमें इसका लाइफ स्पैन मैंने आपको बताया 120 डेज होता है। लाइफ स्पैन, सॉरी। और इसका 120 डेज मतलब इतना शॉर्ट लाइफ क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर देखो ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये नहीं प्रेजेंट। जो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर होगा भी तो ये बहुत ही इमैच्योर स्टेज में रहेंगे। ठीक है, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये कहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब कि आफ्टर डेथ एरिथ्रोसाइट erythrocytes are destroyed by spleen।
ठीक है। इसको स्प्लीन और लीवर दोनों ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। बेसिकली स्प्लीन में सबसे पहले जाएंगे, जहाँ से उसका प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस पार्ट अलग होगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्रेवियार्ड, स्प्लीन को ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोलाइसिस, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखना, जब इससे प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस पार्ट अलग होगा तो जो इसमें हीमोग्लोबिन है और हीमोसिल, तो एरिथ्रोसाइट जो होती है, हीमोग्लोबिन तो अलग हो गया जो कि आयरन पार्ट है, जो फर्दर किस में यूज़ किया जाएगा, आरबीसी फॉर्मेशन में, ठीक है। और जो इसका एरिथ्रोसाइट पार्ट है वो चेंज हो जाता है बाइल पिगमेंट में, जिसको हम बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, मतलब बाइल जूस बनाने का काम होता है, ठीक है। और अगर एरिथ्रोपोइसिस की बात करता हूँ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, तो वो देखो इसकी 3 साइट होती हैं। सबसे पहले अगर हम फीटस की बात करते हैं जो कि डेवलपिंग है, जिसके अंदर जो है बोन मैरो या फिर लीवर, इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, तो सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस होती है। कहाँ पर? यंग डेवलपिंग फीटस में, यॉक में। कहाँ पे होगी? यॉक में। उसके बाद लीवर स्प्लीन के अंदर होगी, लेकिन आफ्टर बर्थ बोन मैरो में होगी, ठीक है। तो मतलब लिख देता हूँ मैं, 3 साइट होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। तो अब देखो क्या होता है इन डेवलपिंग फीटस, इन डेवलपिंग फीटस कहाँ पे होगी? यॉक में या यॉक सैक लिख सकते हैं। मतलब जब तक उसकी बॉडी में क्या होगा, स्प्लीन, हार्ट, लीवर नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। और यॉक सैक इनिशियल, लेटर ऑन कहाँ पे होगा? लीवर एंड स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन। और आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ टिल डेथ बोन मैरो। और एक चीज और है, बोन मैरो तो मैंने लिख दिया। बोन मैरो हमारी बॉडी में बेसिकली 3 होती है, रेड बोन मैरो, वाइट बोन मैरो और येलो बोन मैरो। अब बोन मैरो यानी कि रेड बोन मैरो में जितनी भी ब्लड कार्पसेल्स होती हैं हमारी, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या कुछ भी हो, तो उसका फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में ही होगा, वाइट बोन मैरो में नहीं होता है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। मतलब क्या कि एरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इन रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो टेक्स पार्ट इन द डिपोजिशन ऑफ द फैट, यानी कि एडिपोज टिश्यू को डिपॉजिट करने का काम करेगी। और वाइट बोन मैरो सबसे लाइफ की लास्ट स्टेज में बनता है। क्या कि जब, और वो मतलब म्यूसिलेजिनस होता है, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में वाइट बोन मैरो होता है, लेटर स्टेज में बनेगा लास्ट स्टेज में, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे किस तरीके से रेड बोन मैरो और रेड येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होती रहती हैं आपस में। देखो हमने 3 टॉपिक पढ़े होंगे, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन। देखो डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है व्हेन अ मेरिस्टेमेटिक सेल लूज दियर डिवाइडिंग कैपेसिटी एंड परफॉर्म दियर परमानेंट फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। मतलब
जब कोई सेल अपना डिवीजन कैपेबिलिटी को लूज करके अपना परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन जब डिफरेंशिएट सेल रिक्वायरमेंट के टाइम पे फिर से क्या करे कि वो अपनी डिवीज़न कैपेबिलिटी को रिगेन कर ले, मतलब फिर से डिवीज़न स्टार्ट कर दे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या कि डिवीज़न कैपेसिटी को फिर से कर रही है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, और रीडिफरेंशिएशन जब वो डी डिफरेंशिएटेड सेल अगेन अपनी डिवीज़न कैपेबिलिटी को लूज करेगी तो उसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। देखो कैसे, रेड बोन मैरो आरबीसी बना रही है, जो भी बंदा है एकदम नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ उसकी अच्छे से चल रही है। तो मोस्ट ऑफ जो रेड बोन मैरो है कन्वर्टेड इनटू येलो, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, सडनली क्या होता है, उस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, बॉडी फ्लूइड की जो है रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा, जो येलो है, येलो बोन मैरो कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो, द प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, जितना भी टाइम लगा, वो फिर से ठीक हो गया, तो फिर से रेड बोन मैरो कन्वर्टेड इनटू येलो, तो इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। ये तीनों वर्ड याद रखना, ये यहीं पे तीनों एक्सप्लेन हो जाते हैं। ठीक है, और अब एक चीज़ याद रखना कि जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए, एरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, या हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस मतलब हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है, हीमोपोइसिस इज कंट्रोल्ड बाय आयरन एंड प्रोटीन। ठीक है, मतलब हीमोपोइसिस को कौन कंट्रोल करेगा, लिख देता हूँ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये अभी आपका एनटीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, हीमोपोइसिस POE hemopoiesis is controlled by iron and protein, आयरन एंड प्रोटीन। बट अगर मैं इसके फंक्शनल मैचुरेशन की बात करता हूं, वाई functional maturation, why functional maturation of RBC is controlled by folic acid and vitamin B12। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, तो फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, और हीमोपोइसिस को कौन कंट्रोल कर रहा है, आयरन एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज़ें इसका एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आरबीसी तक का हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम WBC के बारे में देखेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कीजिए।